जय हिंद साथियों, व्यू 90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फरह शकीब। सरकार बनने की तस्वीर धीरे धीरे साफ हो चली है। शाम तक जो खबरें आई हैं, जो अपडेट्स आए हैं, इंडिया गठबंधन की बैठक भी हुई है और एनडीए के घटक दलों की बैठक भी हुई है। एनडीए के घटक दलों में हम आपको ये जरूर बता सकते हैं कि आधे अधूरे एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई है, जिसमें नितिन गडकरी साहब नदारद रहे हैं और एनडीए के संसदीय दल का नेता नरेंद्र मोदी को चुन लिया गया है, ये खबर आई है। और संभवतः 7 या 8 जून को नरेंद्र मोदी 3.0 की सरकार चलाने के लिए शपथ ले सकते हैं। इंडिया गठबंधन का अपना अलग एक दावा है कि वो सरकार बनाने जा रहा है, वो तोड़ फोड़ करेगा, जो भी करेगा। बहरहाल तो दावे दोनों तरफ हैं, लेकिन बज़ाहिर जो स्पष्ट रूप से सरकार बनती हुई दिखती है वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखती है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहयोग से। लेकिन साथियों, पेच वास्तव में अब फंसा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहयोग से ये सरकार चलेगी। अगर ये चलती है तो, अगर ये कंटिन्यू होती है, 5 साल अपना टर्म पूरा करती है तो। और नरेंद्र मोदी का जो स्वभाव है, जो आत्ममुग्ध स्वभाव है नरेंद्र मोदी का, गुजरात में 3 बार मुख्यमंत्री रहे, पूर्ण बहुमत की सरकार रही, भारत में 2 बार प्रधानमंत्री रहे, पूर्ण बहुमत की सरकार रही। नाम मात्र का एनडीए जरूर 2014 और 2019 में उनके साथ रहा, लेकिन उनके पास पूर्ण बहुमत था, इसलिए सहयोगी दलों को मजबूरन उनके तमाम जनविरोधी फैसलों के आगे सर झुकाना पड़ता था। और ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स, मीडिया, ये जो बाहरी सहयोगी पार्टनर्स थे, इनके बारे में बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। भारत का एक सामान्य सी राजनीतिक चेतना रखने वाला नागरिक इस बात को जानता है। लेकिन सरकार जो अब बनने जा रही है वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर खड़ी होने जा रही है सरकार। इस सरकार को चलाना नरेंद्र मोदी के लिए एक टेढ़ी खीर साबित होने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 2 राजनीतिक दल हैं, इन दोनों का स्वभाव, इनका राजनीतिक स्वभाव, इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि और इनका पॉलिटिकल नैरेटिव नरेंद्र मोदी की उस भाजपा के नैरेटिव के बिल्कुल अपोजिट है। उस उन्मादी नैरेटिव के अपोजिट है, उस सांप्रदायिक घृणा के नैरेटिव के अपोजिट है। मुसलमानों से नफरत के खिलाफ ये लोग नहीं हैं। और ये जो क्षेत्रीय दल हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, एक ऐसे नेता हैं जिनकी मुस्लिम समाज में अच्छी खासी स्वीकार्यता है। मिसाल के तौर पर आज चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और वहां जो आंध्र प्रदेश में 10% मुसलमानों की आबादी है, उसका एक बहुत बड़ा सहयोग जो है चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी को मिला है कि आज वो 175 की विधानसभा में 135 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं अपने आंध्र प्रदेश में। सेम वही स्थिति नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार को मुसलमानों का हमेशा बहुत अच्छा खासा वोट, एक बड़ा वोट मिलता रहा है। और इस चुनाव में भी आप किशनगंज की सीट को अगर उठाकर देख लेंगे तो वहां जनता दल यूनाइटेड के जो उम्मीदवार रहे हैं उनको कम से कम 3 लाख से ज़्यादा वोट आया है। किशनगंज, जहाँ के माना जाता है कि 75 से 80% जो है मुसलमानों की आबादी है, उस क्षेत्र में नीतीश कुमार के उम्मीदवार को 3 लाख से ज़्यादा वोटों का मिलना, ये बात साबित करता है कि इस चुनाव में भी मुसलमानों ने नीतीश कुमार को वोट किया है और उनकी स्वीकार्यता मुस्लिम समाज में बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के जो कोर मुद्दे हैं, एनआरसी, सीए, यूसीसी, इन तमाम मुद्दों पर चंद्रबाबू नायडू का स्टैंड अलग है, नीतीश कुमार का स्टैंड अलग है। तो क्या अब ये मुद्दे सदन के पटल पर दोबारा आपको दिखाई देंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और जिस तरह की राजनीति नरेंद्र मोदी करते हैं, यस मैन वाली राजनीति, क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार उनकी उस यस मैन की राजनीति को स्वीकार करते हुए उस गठबंधन में बने रहेंगे? अटल जी के समय में चंद्रबाबू नायडू एनडीए के चेयरमैन हुआ करते थे। चंद्रबाबू नायडू बहुत वरिष्ठ नेता हैं।
नीतीश कुमार बहुत वरिष्ठ नेता हैं। ये दोनों नेता नरेंद्र मोदी से वरिष्ठ हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और जाहिर सी बात है, जब क्षेत्रीय दलों के कंधे पर जब केंद्र की सरकार बैठती है तो उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। सूत्र ये बता रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है वो लोकसभा स्पीकर का पद मांग रही है, रक्षा मंत्रालय मांग रही है, गृह मंत्रालय मांग रही है। नीतीश कुमार की भी जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, रक्षा मंत्रालय उसकी भी डिमांड है, कृषि मंत्रालय उसकी डिमांड है, रेलवे उसकी डिमांड है। तो अगर ये दोनों पार्टियां अपनी डिमांड रख रही हैं तो फिर चिराग पासवान 5 सांसदों को लेकर क्यों बैठेंगे पीछे? वो भी मंत्रालय मांगेंगे और जाहिर सी बात है वो मलाईदार मंत्रालय मांगेंगे। एकनाथ शिंदे जो 7 सीटें लेकर के आए हैं, जाहिर सी बात है उनको भी चाहिए होगा कुछ ना कुछ। तो ऐसे में ये जो 4 पार्टियां हैं, 5 चिराग पासवान के, 7 एकनाथ शिंदे की शिवसेना के, 12 जनता दल यूनाइटेड के और 16 तेलुगु देशम पार्टी के, इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है नीतीश कुमार की सरकार में। तो क्या ये सरकार उसी तरह चलेगी जैसे 2014 से 2024 तक चल रही थी? एक अधिनायकवादी स्वरूप रहेगा सरकार का, तंत्र पर उसी तरह का कब्जा रहेगा, गन पॉइंट पर आप किसी से कुछ भी करा लेने की स्थिति में होंगे। और अंदर की खबर मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये दोनों नेता हर हाल में अमित शाह का कद छोटा करना चाहते हैं, इसलिए इनकी डिमांड है कि गृह मंत्रालय इनको दिया जाए। अब मसला बहुत फंसा हुआ है। क्या नरेंद्र मोदी अमित शाह का कद छोटा करने की स्थिति में है? क्योंकि अब अमित शाह की वो पूछ निश्चित रूप से इस सरकार में नहीं होने जा रही है, यह आप लिख कर रख लीजिए। नंबर 2 के नेता अमित शाह नहीं होंगे, यह आप लिख कर रख लीजिए, क्योंकि ये दोनों नेता जो नीतीश कुमार हैं और एन चंद्रबाबू नायडू हैं, ये अमित शाह को उस स्वरूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे जिस स्वरूप में अमित शाह अभी तक दिखते रहे। बहुत मजेदार खेल होने वाला है। राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने अलग अलग आकलन कर रहे हैं, मेरा अपना भी एक आकलन है। आरक्षण को लेकर के पूरे चुनाव में नरेंद्र मोदी मुस्लिम आरक्षण को लेकर के जनता के सामने भ्रम फैलाते रहे हैं। इतना झूठ शायद देश के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा होगा जितना झूठ नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक मंचों से चुनावी सभाओं में कहा है, और विशेषकर मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों के आरक्षण के खिलाफ कहा है। चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों के आरक्षण के प्रबल समर्थक हैं और उन्होंने सरकार बनाने समय वादा किया है कि वो मुसलमानों को 4% आरक्षण आंध्र प्रदेश में देने जा रहे हैं। 29 अप्रैल को चंद्रबाबू नायडू ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि आज मुसलमानों में गरीबी बहुत ज्यादा है, इसलिए उनको आरक्षण मिलना चाहिए। 10 मई 2024 को तमाम बड़े अंग्रेजी अखबारों में इस खबर को प्रमुखता से छापा है कि चंद्रबाबू नायडू ने सार्वजनिक मंच से यह वादा किया है कि वो 4% मुसलमानों के आरक्षण के समर्थन में है और उसकी हर हाल में गारंटी दे रहे हैं। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, और सिर्फ चंद्रबाबू नायडू क्यों, बिहार में जो मुसलमानों को आरक्षण मिलता है, कर्पूरी ठाकुर ने वो आरक्षण दिया है। उन्हीं कर्पूरी ठाकुर को जिनको भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न दिया है चुनाव में अति पिछड़ों का वोट हासिल करने के लिए। जो मुसलमानों की पिछड़ी बिरादरियां हैं उनको आरक्षण का प्रावधान तो बिहार में भी है, गुजरात में भी है, जहां खुद मोदी जी की सरकार है, और वो सामाजिक आधार पर है, धार्मिक आधार पर नहीं है। उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर है, धार्मिक आधार पर नहीं है। ये बहुत क्लियर है, ये मोदी भी जानते हैं। लेकिन चूंकि जनता के सामने झूठ बोलना है, जनता को दिग्भ्रमित करना है, और इसी तरह उनको सत्ता हासिल करने का अनुभव है, उनका पैटर्न ही वही है सत्ता हासिल करने का। तो क्या अब ये झूठ नरेंद्र मोदी दोबारा बोल पाएंगे कि वो मुसलमानों के आरक्षण के खिलाफ हैं? धार्मिक आधार पर मुसलमानों को आरक्षण मिलता है, सबसे बड़ा झूठ तो ये है। और फिर कोई विपक्ष क्या उनसे यह सवाल नहीं करेगा कि आपके सहयोगी दल चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को 4% आरक्षण दे रही है वो किस आधार पर है, और आप क्यों उसके साथ फिर सरकार चला रहे हैं टीडीपी के साथ? नीतीश कुमार की स्वीकार्यता मुसलमानों में
बनी हुई है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो क्या नीतीश कुमार और ये दोनों क्षेत्रीय छत्रप है, इनको पता है कि मुसलमानों के बिना उनकी क्षेत्रीय राजनीति का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, क्योंकि ये दोनों पार्टियां उग्र हिंदुत्व की राजनीति नहीं करती हैं। वो 80-20 की राजनीति पर विश्वास नहीं रखती हैं, वो समावेशी राजनीति में विश्वास रखती हैं, सबका साथ सबके विश्वास में विश्वास रखती हैं। उनका अपना एक सोशल इंजीनियरिंग है जिसमें मुसलमान शामिल है और पूरी हिस्सेदारी के साथ शामिल है। उनके कोई नेता ऐसा घृणित बयान मुसलमानों के खिलाफ नहीं देते हैं, ना उनके किसी घोषणा पत्र में है, ना मैनिफेस्टो में है, ना एजेंडे में है, चाहे वो नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो। तो दो विपरीत धुरी के नेताओं के साथ एक विराट हिंदुत्व की छवि वाला नेता, जो मुसलमानों को उसके भक्त कहते हैं कि अब्दुल को टाइट रखना है, भले ही प्याज हम 400 रुपए किलो खा लेंगे, वो नरेंद्र मोदी सरकार कैसे चलाएंगे? और जब अमित शाह का कद छोटा हो जाएगा तो फिर तो अभी देखते जाइए, इस सरकार में तमाशे बहुत होंगे और तमाशा तो वास्तव में अब शुरू हुआ है। ये बड़ा सवाल है कि सरकार मोदी की बनेगी तो क्या वही स्वरूप होगा जो 2014 में था, 2019 में था? कतई नहीं। मैं दावा कर सकता हूं कि वो सरकार नहीं बनने जा रही है। इस सरकार का जो स्वभाव है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार का स्वभाव होगा, जो सबका साथ सबका विकास, भले ही वो नहीं करते हो लेकिन एटलीस्ट उनके जो सरकार का स्वरूप था उसमें दिखता था। ये वैसी सरकार होने जा रही है। यहाँ साक्षी महाराज और गिरिराज सिंह और अश्वनी चौबे और हिमंता बिस्वा शर्मा और तेजस्वी सूर्या जैसे लोगों की वो पूछ नहीं रहेगी जो पिछली सरकारों में रही है। और अगर इस तरह का वातावरण बनाया गया तो किस दिन चंद्रबाबू नायडू पांव खींच लेंगे, किस दिन नीतीश कुमार पांव खींच लेंगे, इसकी गारंटी तो शायद मोदी जी भी नहीं ले सकते हैं। वैसे भी मोदी जी की गारंटी को जनता ने खारिज कर दिया है। 400 पार का जो नारा था वो 240 पर आकर टिका है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि सरकार कैसे चलेगी। सरकार तो बहरहाल बनने जा रही है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहयोग से, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब कोई करिश्मा हो जाए, इंडिया गठबंधन का अपना एक अलग दावा है, 2 महीने 4 महीने। और ये जो तमाम जन विरोधी बिल हैं, चाहे वो किसानों का बिल हो, चाहे वो NRC-CA का मामला हो, UCC का मामला हो, जिनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू समाज को ध्रुवीकृत करने का प्रयास किया है, वो तमाम मुद्दे अब सदन के पटल पर आपको नहीं दिखेंगे। मैं लिख करके दे रहा हूं आपको, वो नहीं दिखने जा रहे हैं। और आगे लगातार विधानसभा के चुनाव होने, इसी साल हरियाणा में विधानसभा का चुनाव है, इसी साल महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है, अगले साल फिर जैसे ही 2025 की शुरुआत होगी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है। और जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव बढ़ेगा, फिर उसके बाद अगर नियत समय पर चुनाव हुए बिहार में, तो फिर अगले साल बिहार में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। हालांकि एक खबर यह भी आ रही है कि नीतीश कुमार की एक मांग ये भी है कि बिहार में अविलंब बिहार की विधानसभा को भंग करके 6 महीने के अंदर अंदर बिहार के विधानसभा चुनाव को कराया जाए। और नीतीश कुमार की सबसे बड़ी डिमांड शायद यही है, क्योंकि नीतीश कुमार हर हाल में अपने विधायकों की संख्या को 43-45 से लेकर 80 तक जाना चाहते हैं। तो एक बड़ी प्रमुख मांग है नीतीश कुमार की कि बिहार में विधानसभा को भंग किया जाए, कैबिनेट की मंजूरी लेकर राज्यपाल को दी जाए और विधानसभा भंग करने की सिफारिश की जाए। और बहुत मुमकिन है कि बिहार में महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ अगर विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो तेजस्वी यादव भी तैयार हैं चुनाव के लिए और नीतीश कुमार तो इस वक्त बार्गेन की पोजीशन में है। जिस नीतीश कुमार का कुर्ता छोटा करने का प्रयास निरंतर भाजपा के लोग कर रहे थे, जिस नीतीश कुमार को डिग्रेड करने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे थे, नरेंद्र मोदी के मंचों से वो प्रयास जनता ने देखा है कि किस तरह उनको माला से बाहर किया गया, किस तरह उनको फोटो सेशन के वक्त किनारे खड़ा किया गया, किस तरह उनको रोड शो में नीचे खड़ा किया गया और उनके हाथ में एक दल विशेष का चुनाव चिन्ह पकड़ाया गया। और उसके बाद जो उनकी बॉडी लैंग्वेज दिखी है, नीतीश कुमार इतनी आसानी से सब चीज़ें भूलने वाले नहीं है। बहरहाल इंतज़ार कीजिए, कल हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे। बिहार में किन किन सीटों पर हार किन किन कारणों से हुई है, जहां जीत की आशा की जा रही थी। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा क्यों हारे हैं, सारण में रोहिणी आचार्य क्यों चुनाव हार गई हैं, अररिया में शाहनवाज आलम क्यों चुनाव हार गए हैं, मधुबनी में अली अशरफ फातमी क्यों चुनाव हार गए हैं,
और मुकेश सैनी का फैक्टर क्या इस चुनाव में कितना काम कर पाया है, कितना सफल रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लगातार आपसे बने रहेंगे। एक अपील आपसे कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे अपने सुझाव ज़रूर दीजिए ताकि मैं कुछ और इम्प्रूव कर सकूं। और मेरी जो एक कोशिश है, मेरा जो एक प्रयास है एक वैकल्पिक मीडिया का एक हिस्सा बनने की, उसमें मुझे आपके नैतिक सहयोग की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।